अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सहायक ग्रंथियां। क्यों? क्योंकि जब पाचन और अवशोषण की क्रियाविधि की बात करते हैं तो इन्हीं सहायक ग्रंथियों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पाचक रस पाचन और अवशोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इस कारण हम पहले पाचन और अवशोषण की क्रिया से पहले पढ़ते हैं सहायक ग्रंथियां। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी सहायक ग्रंथियां होती है वो सहायक ग्रंथियां आहार नाल का भाग नहीं होती है, परंतु पाचन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसी कारण हम पाचन और अवशोषण पढ़ने से पहले पढ़ रहे हैं सहायक ग्रंथियां। जब सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो सहायक ग्रंथियों में पहली ग्रंथियां आती है लार ग्रंथियां, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। मानव में इन लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी, जबकि खरगोश में लार ग्रंथियों की संख्या 4 जोड़ी होती है। अब मानव में ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख गुहा से बाहर स्थित होती है तथा अलग अलग नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मुख गुहा से बाहर, इसका मतलब मुख से बाहर? नहीं, इसका मतलब ये है, देखो मुख गुहा की जब हम बात करते हैं तो हमारा जबड़े से घिरा हुआ जो अंदर वाला भाग है वो अंदर वाला भाग कहलाता है मुख गुहा, और जो जबड़े और स्किन के बीच वाला भाग है उस भाग को जनरली हम कह देते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये मुख गुहा से बाहर स्थित होती है, यानी जबड़ों के अंदर जो घिरा हुआ भाग है जिसमें जीभ स्थित होती है उसमें लार ग्रंथियां स्थित नहीं होती। जब लार ग्रंथियों की बात करते हैं तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी बताई मैंने आपको। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में एक जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे कान के पास में स्थित होती है, और जो कान के पास में स्थित लार ग्रंथियां होती है उन लार ग्रंथियों को कहते हैं पैरोटिड। अब ये जो पैरोटिड लार ग्रंथियां हैं, अब इन लार ग्रंथियों से लार का स्राव होगा। अब ये लार यहाँ से मुख गुहा में कैसे है, तो मुख गुहा में लाने के लिए यहाँ से इन लार ग्रंथियों से इस प्रकार से एक नलिका आती है, उस नलिका को कहते हैं स्टेंसन नलिका। स्टेंसन नलिका। फिर इसी प्रकार से नीचे वाला जो जबड़ा होता है उस नीचे वाले जबड़े का निर्माण करने वाली हड्डी को मैंडिबल कह देते हैं। अब ये जो मैंडिबल है, इसी मैंडिबल के पास में जो लार ग्रंथियां होती है उन लार ग्रंथियों को ये नीचे की ओर स्थित होती है, इस कारण इनको कहते हैं सब मैंडिबुलर। अब ये जो सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियां हैं, ये सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियां जिस नलिका के द्वारा मुख गुहा में जाकर खुलती है उसको कहते हैं वार्टन्स नलिका, उसको कहेंगे हम वार्टन्स नलिका। अब इसी प्रकार से जीभ जो होती है उस जीभ के नीचे की ओर जो लार ग्रंथियां खुलती हैं उन लार ग्रंथियों को कहते हैं सबलिंगुअल, या इन्हीं को कहते हैं अधो जिह्वा लार ग्रंथियां, सबलिंगुअल। अब ये जो सबलिंगुअल लार ग्रंथियां जिस नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती है उस नलिका को कहते हैं रिलिनस नलिका। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव में लार का श्रावण करने के लिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिनमें एक जोड़ी कान के पास स्थित होती है, एक जोड़ी नीचे वाले जबड़े के पास और एक जोड़ी जीभ के पास में खुलती है, जिनको क्रमशः है पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सबलिंगुअल लार ग्रंथियां कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, इस पैरोटिड लार ग्रंथि में विषाणुओं का संक्रमण हो जाता है। अब विषाणुओं का संक्रमण हो जाता है तो इसमें इन्फ्लेमेशन के कारण सूजन आ जाती है, और उसकी सूजन को ही कन्वेड या मम्स कह देते हैं। अब देखिए इन लार ग्रंथियों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। हम चाहे भोजन ग्रहण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या भोजन की कल्पना मात्र से, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम थोड़ी बहुत देर के लिए मुंह को बंद रखते हैं तो फिर उसके बाद में मुंह सूखा सूखा सा हो जाता है। कारण क्या होता है, उस समय लार ग्रंथियां लार स्रावित नहीं कर रही है, ये मुख को चिकना बनाए रखने का कार्य करवाती है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में लगभग 1.5 लीटर या 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। अब इस लार की जो बात करते हैं कि लार में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसके घटक क्या होते हैं, तो लार में अधिकांश मात्रा में लगभग 99% के आसपास में जल होता है। लार में लगभग 99% जल होता है। इसके अलावा इसमें श्लेष्मीय पदार्थ होते हैं, चिकना बनाने वाले पदार्थ। इसके अलावा इसमें प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो कि हमारे शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा करवाते हैं। तो इसमें जो पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है वो है IgA। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो प्रतिरक्षी A है, ये प्रतिरक्षी, पहले तो ये बता दूं कि प्रतिरक्षियां होती क्या है। तो हमारे शरीर में बाहर से कोई भी रोगाणु आता है तो उसको मारने के लिए जो हमारा शरीर एंटीबॉडी जो बनाता है वो प्रतिरक्षा कहलाती है। और इनके बारे में अधिक जानकारी हम
मानव प्रतिरक्षा तंत्र में करने वाले। तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षा होती है वो होती है IgA। अब ये जो IgA है ये शरीर के अधिकांश भागों से स्रावित होने वाली प्रतिरक्षा है। अब ये जो लार है इस लार में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं लवण, जिसमें बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है, कार्बोनेट्स है, ये लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। अब ये जो लाइसोजाइम होता है ये लाइसोजाइम होता है जीवाणुनाशक। लाइसोजाइम जीवाणुनाशक, यानी भोजन के साथ में यदि कोई जीवाणु आ रहा है तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करवाता है। इसके अलावा लार में पाया जाता है एंजाइम। जब इस एंजाइम की बात करते हैं तो इस एंजाइम का सामान्य नाम तो होता है टाइलिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? टाइलिन। लेकिन इसको हम सेलाइवरी एमाइलेज भी कह देते हैं। अब एमाइलेज कहने का कारण क्या है? ये एमाइलेज इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये है स्टार्च पर क्रिया करके उसका अपघटन करता है। तो यहाँ पर ये अल्फा एमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करके उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करवाता है, माल्टोज में बदलने का काम करवाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सूखी रोटी या रोटी को काफी समय तक चबाते रहते हैं तो चबाने के पश्चात हमारे को मीठा मीठा स्वाद आने लगता है। कारण क्या है कि जैसे जैसे चबाते जाएंगे वैसे वैसे लार ग्रंथियों से उसमें सलाइवा या लार का मिश्रण हो जाएगा और उस लार में पाए जाने वाला एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम उस भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन करवाएगा। और जैसे जैसे स्टार्च का पाचन होगा तो स्टार्च तो स्वादहीन होता है परंतु माल्टोज स्वाद में मीठी होती है। इस कारण हमारे को धीरे धीरे भोजन या वो जो भी रोटी का टुकड़ा है वो स्वाद में मीठा लगने लग जाएगा। फिर उसके पश्चात जब हम दूसरी पाचक ग्रंथि की बात करते हैं तो दूसरी पाचक ग्रंथि होती है लीवर, यकृत, जिसको जिगर या कलेजा भी कहते हैं। ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन लगभग 1.2 या फिर 1.5 किलोग्राम होता है। अब ये जो लीवर होता है ये इस प्रकार से वक्ष गुहा और उदर गुहा इन दोनों के बीच में डायफ्राम होता है, पेशीय पट्टी समान संरचना होती है डायफ्राम, जो कि स्तनियों का विशिष्ट लक्षण भी मानी जाती है। तो इस डायफ्राम के नीचे की ओर एक तंतु के द्वारा लटका रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये डायफ्राम और इस डायफ्राम के नीचे की ओर ये जो तंतु है उस तंतु के द्वारा ये जो लटकी हुई संरचना आप लोग देख रहे हो ये तंतु कहलाता है लवित्राकार तंतु। अब इस लवित्राकार तंतु के द्वारा लटकी हुई जो संरचना है यही संरचना कहलाती है लीवर। अब ये जो लीवर है ये तंतु के द्वारा लटका है, इस कारण ये दो भागों में बढ़ जाता है, दो पिंडों में बढ़ जाता है। इसमें दायां वाला पिंड बड़ा और बायां वाला पिंड छोटा होता है। अब ये जो दायां वाला पिंड होता है इसी दाएं वाले पिंड में एक छोटी सी संरचना और पाई जाती है। उसी छोटी सी संरचना को कहते हैं पित्ताशय और पित्ताशय को अपन अंग्रेजी में कहते हैं गॉल ब्लेडर। अब ये जो गॉल ब्लेडर है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था पित्त का संग्रहण करवाता है। अब ये पित्त क्या होता है, कैसे नहीं होता, कहां से आया, कैसे आया, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से ये जो लीवर है इस लीवर को आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लीवर में से कुछ भागों को यूं हम जब बड़ा करके देखते हैं तो इस यकृत के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां आ जाती और इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाइयां होती है उन इकाइयों को कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। हिपेटिक लोब्यूल्स यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स, क्योंकि जनरली हेपर हेपर जो शब्द होता है वो लीवर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब ये यकृत की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की जब हम संरचना की बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा तो इस संरचना में खूब इस प्रकार की बहुभुजीय पॉलीगोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ये जो संरचना है यही संरचना कहलाती है यकृत पालिक और इस यकृत पालिक के चारों तरफ का जो आवरण होता है यही चारों तरफ का आवरण कहलाता है ग्लीसन संपुट। चारों तरफ का आवरण कहलाता है ग्लीसन संपुट। अब ये जो ग्लीसन संपुट है ये बना होता है एक ढीले संयोजी उत्तक का। ग्लीसन संपुट ढीले संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। अब ये जो ग्लीसन संपुट है इस ग्लीसन संपुट के यहाँ पर प्रत्येक कोने पर इस प्रकार से 3 नलिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इन 3 नलिकाओं में कौन कौन से नलिकाएं होती है? इन 3 नलिकाओं का जो समूह है उस 3 नलिकाओं के समूह में से पहली जो नलिका है वो नलिका होती है निवाहिका सिरा। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारे के सारे आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि इनके उपयोग आगे काम में आने वाले हैं आप लोगों के। निवाहिका सिरा एक होती है पित्त वाहिनी,
और एक होती है यकृत धमनी। ठीक है, तो यहां पर कितनी नलियों का समूह हो गया? 3 नलियों का समूह है। अब ये जो 3 नलियों के समूह में निवाई का सिरा है, ये निवाई का सिरा आती है आंत्र से। आंत्र से, ठीक है, आंत्र से आती है। और आंत्र से आती है तो इसमें कौन होंगे? पाचित पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। पित्त वाहिनी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पित्त को इकट्ठा करके लेकर जाने का काम करवाती है। तो इसके द्वारा परिवहन होता है, पित्त का परिवहन, पित्त का वहन। फिर इसके अलावा तीसरी जो नलिका है वो है यकृत धमनी, जो कि हृदय से रक्त को लेकर आती है, हृदय से रक्त लाना। अब देखो, ये जो 3 हृदय से रक्त लाने का काम करवाती है। अब ये जो तीनों की तीनों संरचनाएं हैं, ये तीनों की तीनों संरचनाएं मिलकर कहलाती है निवाहिका त्रिक, जिसको कह देते हैं पोर्टल ट्राइड। अब देखो, यहाँ पर इन धमनियों की जब हम बातें कर लेते हैं, इस निवाहिका त्रिक की जब बातें कर लेते हैं, उसके अंदर की संरचना को अगर यदि आप लोग देख रहे हो तो इसमें खूब सारी इस प्रकार से कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाती है। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कह देते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट, यकृत कोशिकाएं। अब ये जो हिपेटोसाइट देख रहे हो आप, इन हिपेटोसाइटों की 2-2 पंक्तियों के बीच में काफी बड़े-बड़े खालिस्तान है। ये जो बड़े वाले खालिस्तान है, इन खालिस्तानों को कह देते हैं यकृत रक्तावकाश। यकृत रक्तावकाश। अब ये जो यकृत रक्तावकाश, जिसको कह देते हैं सिनुसॉइड, तो यहां से इस यकृत धमनी और निवाहिका सिरा के द्वारा जो भी रक्त आता है, उस रक्त को इसी यकृत रक्तावकाश में डाल दिया जाता है। अब इस यकृत रक्तावकाश में इस प्रकार से बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो बड़ी कोशिकाएं होती है, ये होती है भक्षक कोशिका, और इन भक्षक कोशिकाओं को कह देते हैं कुप्फर कोशिकाएं। अब ये जो कुप्फर कोशिकाएं हैं, ये कुप्फर कोशिकाएं आरबीसी के अपघटन से, आरबीसी के अपघटन से ये कुप्फर कोशिकाएं पित्त का निर्माण करवाती है, बाइल फॉर्मेशन, पित्त का निर्माण। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो पित्त का निर्माण होता है, ये पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, जबकि पित्ताशय केवल और केवल उस पित्त का संग्रहण करवाता है, केवल और केवल पित्त का संग्रहण। जबकि पित्त का निर्माण किस में होता है? यकृत में। और यकृत में भी कहां पर? यकृत पालियों में। अब हम बात करते हैं इस पित्त के संगठन की। पित्त का संगठन यानी पित्त जो बना है, उस पित्त में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो जब पित्त के संगठन की बात करते हैं तो इसमें अधिकांश मात्रा तो होती है जल की। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं लवण। अब यहाँ पर लवणों में मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, लवणों में मैं आपको बता दूं कि इसमें अकार्बनिक लवण यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तो होते ही है, अकार्बनिक तो होते ही है, साथ ही साथ इसमें कार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। अब ये जो कार्बनिक लवण होते हैं, इन कार्बनिक लवणों में जैसे हम सीधी सी बात करें तो कार्बनिक लवणों में कौन कौन से होते हैं? इनमें होते हैं जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। इसके अलावा होता है सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट। अब ये जो लवण होते हैं, ये पित्त लवण, ये वसा का पायसीकरण करने के काम में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, एंजाइम नहीं होता। तो पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता। यहाँ पर यह प्रश्न हमारे से खूब बार पुटअप कर लिया जाता है कि ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता परंतु पाचन की क्रिया में प्रयुक्त होता है। तो वो रस होता है पित्त रस। ठीक है, तो अब इस पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में, यकृत पालियों में। और यहां से इस पित्त को डाल दिया जाता है पित्त वाहिनी में। अब ये पित्त वाहिनियां, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो यकृत की पित्त वाहिनियां है, ये पित्त वाहिनियां मिलकर एक थोड़ी बड़ी नलिका का निर्माण करवाती है। उस नलिका को कह देते हैं यकृत वाहिनी। यकृत वाहिनी को हम अंग्रेजी में कह देते हैं हिपेटिक डक्ट। क्या कह देंगे? हिपेटिक डक्ट। अब इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से भी एक नलिका निकल कर आ रही है। अब इस पित्ताशय से ये जो निकल कर आने वाली नलिका है, इस नलिका को कह देते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कहने वाले हैं? सिस्टिक डक्ट। तो अब यहाँ पर हमारे पास में कितनी नलियां हो गई? 2। एक तो यकृत से पित्त को लाने वाली और एक पित्ताशय से आने वाली। अब ये जो दोनों नलियां हैं, ये दोनों नलियां मिलकर
एक नलिका का निर्माण कर लेती है और ये एक नलिका कहलाती है मूल पित्त वाहिनी। मूल पित्त वाहिनी जिसको हम कह देते हैं CBD, मूल पित्त वाहिनी, CBD। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर CBD का पूरा फॉर्म क्या होता है। C का मतलब मूल का मतलब कॉमन, B का मतलब बाइल यानी पित्त और D का मतलब डक्ट, तो CBD कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ग्रहणी वाला भाग है, इस ग्रहणी और इस आमाशय के बीच में एक पत्ती की तरह की संरचना लगी हुई है और ये जो पत्ती की तरह संरचना लगी हुई है, इसी पत्ती की तरह लगी हुई संरचना को कह देते हैं अग्नाशय। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि से जिन पदार्थों का स्राव होता है, उन पदार्थों का परिवहन करने के लिए जो नलिका पाई जाती है, ये नलिका कहलाती है अग्नाशय नलिका, पैंक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशय नलिका। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो अग्नाशय नलिका होती है, इस अग्नाशय नलिका की भी वास्तव में दो शाखाएं होती है। एक तो होती है डक्ट ऑफ विल्सन और एक होती है एम्पुला ऑफ वेचर। आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सीधी अग्नाशय नलिका भी कह सकते हैं। तो अग्नाशय नलिका और इधर से आ रही है मूल पित्त वाहिनी। ये अग्नाशय नलिका और ये मूल पित्त वाहिनी दोनों मिलकर निर्माण करवा लेती है यकृत अग्नाशय नलिका का, यकृत अग्नाशय नलिका। अब ये जो यकृत अग्नाशय नलिका है, ये यकृत अग्नाशय नलिका ये जाकर खुल जाती है ग्रहणी में। कहां पर खुल रही है देखिए तो सही, यकृत अग्नाशय नलिका कहां पर खुल रही है, ग्रहणी में। अब ग्रहणी में जहां पर खुलती है, अभी कुछ ही समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर जो संरचना होती है उस संरचना को हम कह देते हैं ओडी की अवरोधनी, जो कि पित्तरस और अग्नाशय रस को तो छोटी आंत्र में आने देती है, परंतु छोटी आंत्र से भोजन को वापस अग्नाशय ग्रंथि में नहीं जाने देती। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर ये कौन है, यकृत। यकृत एक लवित्राकार तंतु के द्वारा डायफ्राम से जुड़ा होता है। अब डायफ्राम से लटके होने के कारण ये दो भागों में या दो पिंडों में विभक्त हो जाता है, एक दायां वाला पिंड और एक बायां वाला पिंड। इसका दायां वाला पिंड थोड़ा बड़ा होता है और उसी के पास में एक संरचना पित्ताशय या गॉल ब्लैडर होती है, जो कि पित्त का संग्रहण करवाती है, पित्ताशय पित्त का निर्माण नहीं करता। अब ये जो यकृत है, इस यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां यकृत पालियां होती है, जिनको हम हिपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। इन हिपेटिक लोब्यूल्स की जब हम संरचना देखते हैं तो इनकी संरचना में, अभी मैंने आपको बताया कि इनके चारों तरफ एक ढीले संयोजी उत्तक का आवरण होता है, जिसको ग्लिसन संपुट कर देते हैं, और ये आवरण बहुभुजीय होता है। इसके बीचों बीच में यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ी होगी केंद्रीय सिरा, और ये केंद्रीय सिरा अब इस यकृत वाहिनी से या इस यकृत पाली से रक्त को वापस ले जाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर इस यकृत कि जब यकृत पाली को हम देखते हैं तो इस पाली में खूब सारी यकृत कोशिकाओं की यूं शाखाएं या ऐसे कहें हम परतें पाई जाती है। अब ये जो परतें हैं, इन परतों के बीच में खालिस्तान होता है, उस खालिस्तान को हम कहेंगे यकृत रक्तावकाश, ये लीवर सिनुसोइड। अब ये जो सिनुसोइड्स होते हैं, इन सिनुसोइड्स के अंदर ये जो यकृत पालियां हैं, इनके किनारे पर तीन तीन वाहिनियों का समूह पाया जाता है, जिनमें एक तो होती है निवायिका सिरा, एक होती है पित्त वाहिनी और एक होती है यकृत धमनी। निवायिका सिरा जो होती है वो हमारी आंत्र से पाचित पदार्थों को इकट्ठा करके लिवर में लाने का कार्य करती है। अब वो लिवर में क्यों लाती है, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो जैसे पाचन होने लगता है तो आंत्र में पाचित पदार्थों की मात्रा जो कि अवशोषण के बाद में रक्त में बढ़ जाती है। तो अब अगर यदि उन पाचित पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया गया तो हमारा शरीर उनको बाहर उत्सर्जित कर देगा। तो इस कारण आवश्यकता से अधिक पदार्थों का एकत्रण या उनका एक रूप से, जैसे वसा में कन्वर्जन, ये जो भी क्रियाविधि होती है ये सारी क्रियाविधि लीवर करवाता है। तो अब यहाँ से ये निवायिका सिरा उस आंत्र से पाचित पदार्थों को कहां पर लेकर आती है, यकृत में, ताकि आवश्यकता से अधिक पदार्थों का यकृत किसी दूसरे रूप में, चाहे वो ग्लाइकोजन हो चाहे वसा हो, उसमें कन्वर्जन करके एकत्रण कर सके। फिर दूसरी होती है पित्त वाहिनी, जो कि यहाँ पर बनने वाले पित्त को ले जाने का कार्य करती है, और तीसरी होती है यकृत धमनी, जो कि हृदय से रक्त लाने वाली धमनी की शाखा होती है। अब ये दोनों की दोनों रक्त वाहिनियां रक्त को लाकर रक्तावकाश में डाल देती है। इन रक्तावकाशों में कुछ बड़ी कोशिकाएं होती है जो भक्षक स्वभाव की होती है, और इन भक्षक स्वभाव की कोशिकाओं को हमने नाम दिया कुप्फर कोशिकाएं। और ये कुप्फर
कोशिकाएं आरबीसी के अपघटन से पित्त का निर्माण करती है। अब जब हम पित्त का कंपोजिशन देखते हैं तो उस पित्त का संगठन क्या होता है। जब पित्त के संगठन की बात करते हैं तो इसमें एक तो जल होते हैं, इसके अलावा लवण होते हैं। इन लवणों को हम कह देते हैं पित्त लवण, बाइल सॉल्ट्स। जब इन पित्त लवणों की बात करते हैं तो इनमें अकार्बनिक भी होते हैं और कार्बनिक भी होते हैं। अब कार्बनिक लवणों की जब बात करते हैं तो इनमें होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेराकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट। अब ये तो हो गई पित्त के इतने संगठन की। इसके अलावा पित्त में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता। तो आप लोगों इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में पाए जाते हैं पित्त वर्णक, जिसके अंदर बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन मुख्य होते हैं, जो कि पित्त को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद में ये जो पित्त है, यकृत में बनने वाला पित्त, इस पित्त को छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा इकट्ठा करके किसका निर्माण करवा लिया जाता है, यकृत वाहिनी का। अब ये जो यकृत वाहिनियां जब आ रही है तो यही पित्ताशय से एक निकलने वाली नलिका, जिसको कहा है सिस्टिक डक्ट, यानी यकृत वाहिनी और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिलकर निर्माण करवाती है मूल पित्त वाहिनी, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये सीबीडी यकृत से नीचे की ओर आ जाती है और नीचे की ओर आकर अग्नाशय ग्रंथि की नलिका, अग्नाशय नलिका के साथ में जुड़कर यकृत अग्नाशय नलिका का निर्माण करती है। और यकृत अग्नाशय नलिका कहां पर खुल जाएगी, ग्रहणी वाले भाग में खुल जाएगी, और ग्रहणी से ये सारे के सारे पदार्थ, चाहे वो अग्नाशय रस हो चाहे पित्तरस हो, ये भोजन में मिल जाएंगे। अब तीसरी ग्रंथि, अच्छा इसके अलावा भी आप लोगों को मैं बता दूं कि यकृत पित्त के निर्माण के साथ साथ में भी अन्य कई कार्य भी करता है। जैसे अभी मैंने कहा, आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों का संग्रह है। जैसे मान लो ग्लूकोज जिससे ग्लाइकोजन बना रहा है तो उसको कह देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जब आवश्यकता पड़ी तो वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करवाता है, उसको कह देते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब कई बार आवश्यकता पड़ती है तो नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे वसा है, प्रोटीन है, उनसे भी ग्लूकोज का निर्माण करवाता है, तो उसको कह देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्रियाएं भी करवाता है। इसके अलावा जब हम बात करें भ्रूणीय अवस्था की, तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण भी करवाता है। इसके अलावा विभिन्न विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन करवाने का कार्य भी करवाता है। इसके अलावा रक्त में उपस्थित मृत आरबीसी का अपघटन करवा के, अभी मैंने कहा, पित्त के निर्माण में भी सहायता करता है। अब अग्ना यकृत के पश्चात दूसरी जो बड़ी ग्रंथि आती है वो होती है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जो कि आमाशय और ग्रहणी, सी आकार की ग्रहणी के बीच में पाई जाने वाली पत्ती समान संरचना होती है। जब ये ग्रहणी, इस अग्नाशय की हम बात करते हैं तो अग्नाशय को कह देते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मिश्रित ग्रंथि एक्चुअल में होती क्या है, तो आपको मैं बता दूं मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। कि ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। जिन ग्रंथियों से केवल जो भी पदार्थ निकले उन पदार्थों का परिवहन करने के लिए यदि नलिकाएं पाई जाती है तो उनको कह देते हैं बाह्यस्रावी, और यदि नलिकाएं नहीं पाई जाती तो उनको कह देते हैं अंतःस्रावी। और जिसमें कुछ भाग अंतःस्रावी हो और कुछ भाग बाह्यस्रावी हो तो ऐसी ग्रंथियों को कह देते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मिश्रित ग्रंथि कैसे, तो सुनिए, इस अग्नाशय ग्रंथि में दो भाग होते हैं, एक तो बाह्यस्रावी भाग और दूसरा होता है अंतःस्रावी भाग। इसका जो बाह्यस्रावी भाग होता है वो कहलाता है एसिनर भाग, बाह्यस्रावी भाग एसिनर भाग, और अंतःस्रावी भाग कहलाता है लैंगरहैंस के द्वीप। उस लैंगरहैंस के द्वीप में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, एल्फा, बीटा, गामा, एल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। अब इनमें से जो बीटा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और एल्फा कोशिकाओं के द्वारा निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। इन हार्मोनों के कार्य कौन सा क्या कार्य करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये जानकारी हम आगे करने वाले हैं अंतःस्रावी विज्ञान में। अब सुनिए, दूसरा बाह्यस्रावी भाग की जब हम बात करते हैं तो बाह्यस्रावी भाग कहलाता है एसिनर पार्ट। अब ये जो एसिनर पार्ट होता है, इस एसिनर पार्ट से अग्नाशय रस का स्राव होता है, और ये अग्नाशय रस जो होता है ये प्रकृति में होता है क्षारीय प्रकृति का। अग्नाशय रस किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का अग्नाशय रस। अब इस अग्नाशय रस की प्रति दिवस लगभग 2 लीटर मात्रा का संश्लेषण होता है, यानी एक दिन में लगभग 2 लीटर अग्नाशय रस बनता है।
अब ये जो अग्नाशय रस है, इस अग्नाशय रस में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। अब ये जितने भी अग्नाशयी पाचक एंजाइम है सारे के सारे निष्क्रिय होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता यदि ये सक्रिय होते तो? भाई सक्रिय होते तो क्या होता? अगर यदि ये पाचक एंजाइम सक्रिय अवस्था में बनते तो खुद अग्नाशय ग्रंथि का ही पाचन कर देते। इसीलिए जितने भी पाचक एंजाइम निकलते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में निकलते हैं, इस कारण संबंधित अंगों का पाचन नहीं होता। और जैसे जैसे इनकी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे इन एंजाइमों का सक्रियण हो जाता है। अब ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? जब इन एंजाइमों की बात करते हैं तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो इलास्टेस और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी किसी एंजाइम के अंत में नोजल लगा हुआ हो या पहले प्रो लगा हुआ हो, इसका मतलब इट मींस वो एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होता है। अब ये चारों एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो इलास्टेस और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के पाचन में संलग्न होते हैं, प्रोटीन के पाचन में संलग्न होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा एंजाइम है लाइपेज। ये जो लाइपेज एंजाइम है ये लिपिड के पाचन में यानी वसा के पाचन में सहयोगी होता है, इसी कारण इसको लाइपेज, लिपिड पर क्रिया करने के कारण लाइपेज नाम दिया। फिर उसके बाद में एमाइलेज। ये जो एमाइलेज होता है, देखिए यहाँ पर लार में भी एमाइलेज होता है और अग्नाशय रस में भी एमाइलेज होता है। लार वाला एमाइलेज थोड़ा कम तेजी से क्रिया करता है, जबकि ये पैंक्रेटिक एमाइलेज बड़ी तेजी से क्रिया करता है। और ये भी किस पर क्रिया करता है? ये क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट पर। अब कार्बोहाइड्रेट के पश्चात फिर यहाँ पर एंजाइम होता है न्यूक्लियेज। अब ये जो न्यूक्लियेज होते हैं ये न्यूक्लियेज क्रिया करते हैं आनुवांशिक पदार्थ पर। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जंतु भोजन ग्रहण करेगा तो उस भोजन में चाहे वो पादपों को ग्रहण करे चाहे जंतुओं को ग्रहण करे, उसमें कोशिकाएं होगी और कोशिका के संगठन में मैंने आपको पहले बताया था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल सारे के सारे पाए जाते हैं। अब जल का, लवणों का और विटामिन का तो अपघटन नहीं होता, परंतु कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, वृहत जैव अणु, इनमें वसा हालांकि वृहत नहीं है लेकिन फिर भी वसा का पाचन होता है क्योंकि उसका अवशोषण संभव नहीं होता। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनको अवशोषण योग्य छोटी इकाइयों में तोड़ा जाता है। तो अब आनुवांशिक पदार्थ भी तो वृहत जैव अणु होता है, तो इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है न्यूक्लियेज। अब हम जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार का होता है, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनएज और एक आरएनएज। जो डीएनए को तोड़ने वाला होगा वो कहलाएगा डीएनएज और जो आरएनए को तोड़ने वाला होगा वो कहलाएगा आरएनएज। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है विभिन्न प्रकार की सहायक ग्रंथियां और उन ग्रंथियों से कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आहार नाल के विभिन्न भाग, उन भागों की आंतरिक संरचना और उन भागों में होने वाली पाचन की क्रियाविधि। जैसे मुख गुहा, मुख गुहा में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, उनके कार्य क्या होते हैं और उन मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन की क्रियाविधि। तो जब हम पाचन की क्रियाविधि की बात करते हैं तो सबसे पहले पाचन की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं मुख गुहा में। अब यहाँ पर ये मुख गुहा में पाचन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाचन की क्रियाविधि में होता क्या है। सुनिए, जैसे ही हम भोजन को देखते हैं, भोजन की कल्पना करते हैं या भोजन की गंध ग्रहण करते हैं, इन सभी उत्तेजनाओं के कारण मस्तिष्क में जैसे ही उत्तेजना जाती है वैसे ही हमारे आहार नाली की विभिन्न पाचक ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और उनके कारण यानी भोजन को देखने, सूंघने आदि से मुख गुहा में लार का, इसी प्रकार से आमाशय में जठर रस का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब मुख गुहा में पाचन कैसे कैसे होता है, तो मुख गुहा में जब भी हम पाचन की बात करते हैं तो ये पाचन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है यांत्रिक विधि के द्वारा, दूसरा होता है रासायनिक विधि के द्वारा। अब यांत्रिक पाचन किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ को मैकेनिकल रूप से उसके बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही कहलाता है यांत्रिक पाचन, जो कि मुख गुहा में धातु के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है रासायनिक पाचन। अब रासायनिक पाचन पूरी आहार नाल में जितना भी होगा वो एंजाइमों के द्वारा होगा और मुख गुहा में भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि लार का स्राव होता है, लार में टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज उपस्थित होता है जो कि स्टार्च को उसके संगठक पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर मुख गुहा में पाचन पढ़ रहे हैं हम, जो दो विधियों यांत्रिक और रासायनिक विधि के द्वारा होता है।
अब यांत्रिक विधि में अभी मैंने कहा कि दांतों के द्वारा होता है, तो दांतों के द्वारा पाचन समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं। तो सुनिए, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो दांत अलग अलग आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आधार है कि दांत कार्य के आधार पर, तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इस कारण मनुष्य को विषम दंती या हेटेरोडोंट भी कहते हैं, विषम दंती या हेटेरोडोंट। अब ये अलग अलग कार्य के लिए कैसे, जैसे सुनिएगा, जब भी हम किसी व्यक्ति के जबड़े की बात करते हैं, तो जैसे मान लो सपोज दैट ये जबड़ा है, इस जबड़े में सामने की ओर जो लगे होने वाले दांत होंगे, ये 4 दांत, इन 4 दांतों की अगर यदि हम संरचना देखते हैं तो इनको हम कह देते हैं क्रंतक। क्या कहने वाले हैं? क्रंतक। क्रंतक को अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइजर। अब इन इंसाइजर दांतों की जब संरचना देखते हैं तो ये ऊपर से छेनी के समान सिजल शेप होते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को काटना, यानी भोजन के जो बड़े वाले कण होंगे उन बड़े वाले कणों को छोटे कणों में काटने का कार्य करवाते हैं। अब जो भी कुतर कर खाने वाले प्राणी है, यानी रोडेंट्स जो भी होते हैं, उनके अंदर कुतर के खाते हैं तो उनमें काटने का काम ज्यादा होता है। इस कारण उनमें ये दांत अधिक विकसित होते हैं। जैसे कि खरगोश और गिलहरी, चूहे, इनमें पाए जाने वाले सामने वाले दांत। अब उसके पश्चात, यहाँ के पश्चात, इन 4 दांतों के पश्चात जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो इन 4 दांतों के पश्चात नेक्स्ट वाले जो दांत होते हैं वो दांत आधार से चौड़े और ऊपर से यूं नुकीले होते हैं। अब ये जो दांत होते हैं इन दांतों को कह देते हैं कैनाइन। क्या कहने वाले हैं? कैनाइन। और कैनाइन को शुद्ध हिंदी में कह देते हैं रदनर। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है फाड़ना, यानी किसी भी चीज को फाड़ने का काम करवाते हैं। अब फाड़ने का काम ज्यादातर मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मांस को ग्रहण करते हैं तो उस मांस को छीनने फाड़ने का कार्य इन कैनाइन दांतों के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे दांत कौन से हो गए? कैनाइन। तीसरे जो दांत होते हैं यहाँ पर, ये जो दांत होते हैं, ये दांत ऊपर से चौड़े और नीचे से इस प्रकार से यूं सकड़े होते हैं। अब ऊपर से चौड़े होने के कारण इन दांतों का कार्य होता है भोजन को पीसना। दांतों का कार्य होता है भोजन को पीसना। और इन दांतों को हम अंग्रेजी में तो कह देते हैं प्रीमोलर और हिंदी में कह देते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। इनका कार्य क्या होता है? बड़े कणों को या पीस कर भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलना। इसी प्रकार के अंतिम जो दांत होते हैं उन दांतों को कह देते हैं मोलर, और मोलर को हम कह देते हैं चवर्णक। इनका कार्य भी भोजन को पीसना होता है। अब यहाँ पर जब हम इन दांतों की बात करते हैं तो एक जबड़े में इन कृंतक दांतों की संख्या होती है 4। ठीक है। फिर रदनक दांतों की अगर यदि संख्या की बात करते हैं तो ये होते हैं 2। फिर उसके बाद में अग्रचवर्णक की बात करते हैं तो ये होते हैं 4। और फिर इसी प्रकार से मोलर की अगर यदि हम बात करते हैं तो इन दांतों की संख्या एक वयस्क व्यक्ति में 6 होती है। तो इस प्रकार एक जबड़े में टोटल दांतों की संख्या 6, 4, 10 और 4, 16। इस प्रकार से 16 दांत एक जबड़े में होते हैं, तो दोनों जबड़ों में कुल दांतों की संख्या हो जाती है 32। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का दंत विन्यास कहलाता है विषम दंती। तो मानव में या इसी प्रकार से अन्य स्तनियों में भी अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दूसरा, मानव में जीवन में ये जितने भी दांत होते हैं जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं, और 2 बार उत्पन्न होने के कारण इनको कह देते हैं द्विबार दंती। अब 2 बार उत्पन्न होने वाले दांत कौन से होते हैं? जैसे जीवन में जो पहली बार उत्पन्न होते हैं उन दांतों को हम कह देते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ। इन दूध के दांतों की संख्या होती है 20। ठीक है। अब ये जो दांत होते हैं इन दांतों के अंदर जब हम बात करते हैं तो इनमें अग्रचवर्णक अनुपस्थित होते हैं। इन दांतों में अग्रचवर्णक अनुपस्थित होते हैं, और इसके साथ साथ में इनमें अग्रचवर्णक और अंतिम चवर्णक और अग्रचवर्णक ये दांत अनुपस्थित होते हैं। अर्थात इनमें अगर यदि दांतों की बात करें तो ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, ये वाले नहीं होंगे, और इसमें केवल 4 दांत होंगे। तो इस प्रकार 20 दांत पहली बार उत्पन्न होते हैं जिनको दूध के दांत कहते हैं। अब ये जो दांत होते हैं ये दांत फिर उसके पश्चात जैसे 5-6 वर्ष की आयु के पश्चात ये दांत तो हट जाते हैं और इनके स्थान पर दूसरे नए दांत उत्पन्न होते हैं जो कि जीवन पर्यंत बने रहते हैं।
उन दांतों को कहते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, और इन दांतों की संख्या होती है 32। अब ये जितने भी दांत होते हैं इन सभी दांतों को एक निश्चित सूत्र के द्वारा लिखा जाता है और उस सूत्र को कहते हैं दंत सूत्र। अब ये दंत सूत्र अगर यदि हम बात करें इस दूध के दांतों के लिए, तो इसके अंदर ICPM, इसका मतलब प्रीमोलर, और ये मोलर, जब इनकी बात करते हैं तो ये होता है 2 1 नोट 2। और इसी प्रकार से जबड़े के बाकी आधे भाग में भी अगर यदि इनकी संख्या देखें तो यही होती है। अब एक जबड़े में इनकी संख्या 4 और 2 6 और 4 10, तो अब दोनों जबड़ों में इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 20। ठीक है, इसी प्रकार से अब स्थायी दांतों का अगर यदि दंत सूत्र देते हैं ICPM, तो इसमें I तो होते हैं 2 आधे जबड़े में, और C 1, PM 2, और फिर उसके बाद में मोलर 3। इसी प्रकार से दूसरे वाले आधे भाग में 2 1 2 3। तो अब यहाँ पर एक जबड़े में 4, फिर 2, फिर 4 और फिर 6, तो टोटल दोनों जबड़ों में टोटल हो जाएंगे 32। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि जीवन में 2 बार उत्पन्न होने वाले दांत। अब यहाँ से मान लो हमारे से प्रश्न पूछा जाए कि कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं, कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को ऑप्शन दिए जाए, जैसे 20 है, 32 है, 12 है, ठीक है, उपरोक्त सभी है। तो अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि 32 दांत उत्पन्न होते हैं जीवन में, नहीं, केवल और केवल 20 दांत जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं का प्रतिस्थापन दोबारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जीवन में 2 बार उत्पन्न होने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी? 20। और जीवन में 1 बार उत्पन्न होने वाले दांतों की संख्या, भाई ये 20 तो 2 बार हो गए, तो 12 दांत ही है जो केवल 1 बार उत्पन्न होते हैं। और इन 12 दांतों में कौन कौन से हैं? तो इनमें एक तो अग्रचवर्णक हो गए, ठीक है, और एक अंतिम मोलर हो गया। तो ये दांत अग्रचवर्णक और अंतिम मोलर जीवन में 1 बार उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद में दांत कहां से जुड़े होते हैं? दांत जुड़े होते हैं अस्थियों से। अब हमारे जो जबड़े की बात करते हैं, तो नीचे वाला जबड़ा मैं आपको बता दूं, ये एक अस्थि के द्वारा बना होता है जिसको कह देते हैं मैंडिबल, और ऊपर वाला जबड़ा 2 अस्थियों के द्वारा बना होता है जिसको कह देते हैं मैक्सिला या चीक बोन्स। तो अभी इस ऊपरी जबड़े में जितने भी जो दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े के दांत, ये ऊपरी जबड़ा किसका बना हुआ है? अभी मैंने कहा मैक्सिला का, इसी कारण इन दांतों को कह देते हैं मैक्सिलरी टीथ, यानी ऊपरी जबड़े के जो दांत है उन दांतों को कह देते हैं मैक्सिलरी टीथ। और नीचे वाला जबड़ा, जब हम बात करें निचला जबड़ा, तो निचला जबड़ा मैंडिबल से बना है, इसी कारण इन दांतों को कह देते हैं मैंडिबुलर टीथ। तो यहाँ पर कई बार मान लो आप लोगों से ऐसा कह दिया जाए कि मैक्सिलरी टीथ, मैंडिबुलर टीथ, तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि मैक्सिलरी टीथ की जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं ऊपरी जबड़े के दांत, और मैंडिबुलर टीथ की जब बात करते हैं तो वो होते हैं निचले जबड़े के दांत। अब इन दांतों का अस्थियों से जुड़ाव, हड्डी से जुड़ाव कैसा होता है, उस जुड़ाव के आधार पर ये मनुष्य में होते हैं गर्त दंती प्रकार के, यानी हड्डियों से एक सॉकेट का निर्माण होता है और उस सॉकेट में दांत की जड़ फंसी हुई होती है। तो इस प्रकार के गर्त में जुड़े होने के कारण इन दांतों को कह देते हैं गर्त दंती। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार होने के कारण तो विषम दंती, जीवन में 2 बार उत्पन्न होने के कारण द्विबार दंती, और हड्डियों के गर्त में धसे होने के कारण गर्त दंती प्रकार के दांत होते हैं। अर्थात मानव विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती होता है। अब उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दांत की संरचना। तो जब भी हम दांत की संरचना की बात करते हैं तो दांत की संरचना में 3 भाग होते हैं। उसका बाहर की ओर जो गहरे से बाहर की ओर जो हल्के पीले रंग का या फिर श्वेत रंग का जो भाग होता है, उस भाग को कह देते हैं इनामेल। क्या कह देते हैं? इनेमल। अब ये जो इनेमल है, इस इनेमल में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जल की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण ऐसा कह देते हैं ये हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ इनामेल, और ये दांत के बाहरी आवरण का निर्माण करवाता है। फिर उसके बाद में दांत का दूसरा जो भाग होता है वो बाहरी भाग इनेमल। अब ये जो इनेमल जो बना रहा है, इस भाग को कह देते हैं शीर्ष भाग। क्या कहने वाले हैं? शीर्ष भाग। फिर उसके बाद में दूसरा जो दांत का भाग होता है, वो दूसरा दांत का भाग मसूड़े के अंदर दसा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है ग्रीवा। और फिर उसके बाद में इस रूट या हड्डी के सॉकेट में जो दबा हुआ भाग है, उसी भाग को कह देते हैं जड़ या रूट।
तो किसी भी दांत की जब संरचना देखते हैं तो दांत की संरचना में 3 भाग होते हैं। उसमें अस्थि के पॉकेट में जो दबा हुआ भाग होता है वो तो कहलाता है रूट, फिर उसके बाद में मसूड़े में दबा हुआ भाग कहलाता है ग्रीवा, और फिर उसके बाद में बाहर की ओर निकला हुआ भाग कहलाता है सील्स, जो कि इनेमल नाम के कठोर पदार्थ से बना होता है, और वही हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अब ये जो इनेमल है, इस इनेमल के जस्ट नीचे की ओर एक सीमेंट के जैसा पदार्थ होता है। हालांकि इस इनेमल में तो जल की मात्रा लगभग 2% ही होती है, लेकिन इस पदार्थ में जल की मात्रा 10-12% के आसपास में होती है, और उस पदार्थ को कह देते हैं डेंटिन या डेंटाइन। अब ये जो डेंटाइन है, ये डेंटाइन के अंदर की ओर यहाँ पर एक सॉफ्ट द्रव यानी कोमल द्रव से भरी हुई संरचना होती है या गुहा होती है। इस गुहा को कह देते हैं मज्जा गुहा, मज्जा गुहा। अब ये जो मज्जा गुहा है, इसी मज्जा गुहा को अंग्रेजी में कह देते हैं पल्प कैविटी। अब ये जो पल्प कैविटी है, इस पल्प कैविटी से इस प्रकार से इस डेंटाइन में छोटी छोटी नलियां सी स्रावित होती है। ठीक है, अब ये जो पल्प कैविटी है, इस पल्प कैविटी में रक्त वाहिनियां अंदर की ओर प्रवेश करती है, रक्त वाहिनियां बाहर की ओर निकलती है। तो यहाँ पर ये जो संरचनाएं आप लोग देख रहे हैं, ये संरचनाएं है ब्लड वेसल्स। कौन है ये? ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर अंदर की ओर जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या कहने वाले हैं हम? ओडोंटोब्लास्ट। और ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स लगातार डेंटिन का निर्माण करवाती रहती है। अब हम जानते हैं कि एक निश्चित आयु के पश्चात ये मज्जा गुहा की ओपनिंग है, तो एक निश्चित आयु के पश्चात ये मज्जा गुहा बंद हो जाती है। अब मज्जा गुहा बंद हो गई तो ऊपर वाली जो डेंटाइन की कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। इस कारण दांत टूटकर मुख गुहा से बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो दांत की संरचना में 3 भाग, अंदर की ओर धंसा हुआ भाग जड़, फिर मसूड़े वाला भाग ग्रीवा, और बाहर की ओर निकला हुआ भाग इनेमल सील्स भाग कहलाता है, जो कि इनेमल से बना होता है। इनेमल मानव शरीर का सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ होता है। अब इस इनेमल के नीचे की ओर डेंटाइन पाया जाता है। डेंटाइन का निर्माण करने के लिए मज्जा गुहा में ओडोंटोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को पोषण देने के लिए इस मज्जा गुहा में रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है। अब दांत की संरचना देखने के पश्चात आप लोगों को लार ग्रंथियों की संरचना पहले ही बताई जा चुकी है। अभी उसके पश्चात हम बात करते हैं कि मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होगा। तो जैसे ही हम भोजन को थोड़ा सा तोड़कर मुख गुहा में रखते हैं, तो मुख गुहा में रखने के पश्चात उस भोजन को दांतों के द्वारा पीसा जाता है। अब जब भोजन को पीस कर छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जा रहा है, तो उस कारण से उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा कि किसी भी एंजाइम को कार्य करने के लिए अधिक क्षेत्रफल मिलेगा, तो उस एंजाइम की क्रियाविधि की दर बढ़ जाएगी। तो अब अच्छा, दूसरा, भोजन को देखने या खाने से लार ग्रंथियों से मुख गुहा में लार मुक्त होती है। तो अब मुख गुहा में क्या हो रहा है? मुख गुहा में पहला कार्य हुआ भोजन को पीसना। अब भोजन को पीसना, साथ ही साथ में प्लस में उसमें लार मिलाना। ठीक है, अब भोजन को जैसे जैसे पीस कर उसमें लार मिलाते जा रहे हैं, तो उससे एक लसलसा भोजन का निर्माण हो जाएगा, या भोजन बिल्कुल लसलसा हो जाएगा। अब ये जो लसलसा भोजन बना है, इसी लसलसे भोजन को हम कह देते हैं बोलस। क्या कह देते हैं? बोलस। अब इस लार के अंदर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लार के अंदर जल अपघटनी एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसमें एमाइलेज आपको बताया था। तो अब यहाँ पर भोजन, और इस भोजन के अंदर क्या होता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च, ठीक है, और उस स्टार्च का भी लगभग 30% भाग, और उस स्टार्च पर क्रिया करता है एमाइलेज। और ये जो एमाइलेज क्रिया करता है, ये एमाइलेज क्रिया करके इसको बदल देता है माल्टोज में, क्रिया करके माल्टोज। अब इस एमाइलेज, आपको मालूम होगा कि प्रत्येक एंजाइम को कार्य करने के लिए एक फिक्स पीएच की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण पीएच का मान होता है लगभग 6.8। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन में उपस्थित स्टार्च को, लगभग 30% स्टार्च को लारीय एमाइलेज माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर भोजन किस में कन्वर्ट हो गया? लसलसा, बोलस में कन्वर्ट हो गया। अब
लसलसा भोजन जो है, उस लसलसे भोजन को मानव शरीर के द्वारा अंदर की ओर लिया जाता है और इस अंदर की ओर ग्रहण करने की क्रियाविधि को कहते हैं निगलना, डिग्लूटिशन। और ये जो निगलने की क्रिया है, इस निगलने की क्रिया के द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि भोजन में ये जो लार मिलाने का कार्य है, ये जीभ के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जीभ और भी कई कार्य करती है। जैसे एक तो भोजन, जीभ को जब हम देखते हैं तो उस पर छोटे छोटे, ये जैसे मान लो जीभ है, ठीक है। अब जब हम जीभ की संरचना देखते हैं तो जीभ नीचे से एक तंतु के द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी रहती है और ये जो नीचे वाला तंतु है, इस नीचे वाले तंतु को कहते हैं फ्रेनुलम। नीचे वाले तंतु को कहते हैं फ्रेनुलम। अब इसकी जो मुक्त सतह होती है, उस मुक्त सतह पर इस प्रकार से छोटे 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 जो कणिकाएं पाई जाती है या स्वाद अंकुर उपस्थित होते हैं। ये स्वाद अंकुर आगे की ओर संख्या में अधिक और आकार में छोटे तथा पीछे की ओर आकार में बड़े और संख्या में कम होते हैं। अब ये जो जीभ है, इस जीभ या टंग के द्वारा, जिह्वा के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला कार्य, ये स्वाद ग्राही होती है। अब स्वाद ग्राही, स्वाद कैसा होता है? जो भी पदार्थ भोजन में है वो भोजन में लार के द्वारा घुलेगा और घुलकर इन स्वाद अंकुरों पर जाएगा और ये स्वाद अंकुर यहाँ से सूचना को मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी ये एक रसायन संवेदी की तरह कार्य करती है। फिर इसके अलावा दूसरा, लार मिलाने का कार्य करवाती है। यानी जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं तो भोजन को चबाते समय ये भोजन को चारों तरफ पलटने का काम करवाती है, जिससे उस भोजन में लार अच्छी तरह से मिल जाती है। फिर उसके पश्चात तीसरा कार्य जो होता है वो दांतों की सफाई। दांतों की सफाई यानी दांतों के बीच में कई बार भोजन के कुछ कण अटक जाते हैं तो ये जीभ उन दांतों के कणों को हटाने का कार्य करवाती है। इसके अलावा चौथा जो कार्य होता है वो कार्य होता है शब्दों के उच्चारण में। तो इस प्रकार से शब्दों के उच्चारण में, इस प्रकार से ये जीभ के कुछ कार्य हो गए, ठीक है। अब भोजन को जैसे ही लसलसे बोलस में बदल दिया, अब लसलसे भोजन को ग्रहण किया जाता है। ये ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है निगलना। अब निगलने की क्रिया में भी पहला कार्य या पहले ग्रास को निगलना, यह तो होती है एच क्रियाविधि। फिर उसके पश्चात डिग्लूटिनेशन, प्रतिवर्ती स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर यदि हम खाना खा रहे हैं और अगर यदि लाइट भी चली जाए तो फिर उसके पश्चात अपना हाथ अंधेरे में भी भोजन को तोड़कर मुख गुहा में रखेगा और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो मुख गुहा में चबेगा और चबाने के पश्चात ऑटोमेटिकली अपने आप अंदर की ओर चला जाएगा। उसको बार बार हमारे को रुककर निगलने की आवश्यकता नहीं होती। अब बोलस के आमाशय में पहुंचने के पश्चात क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम आमाशय में पाचन में।